बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं ऑप्टिक न्यूराइटिस का टॉपिक। तो ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था पैपिलोएडीमा का टॉपिक। तो उसमें ऑप्टिक नर्व की कोई इन्फ्लेमेशन नहीं थी, उसमें परफ्यूजन प्रेशर का मसला था जिसकी वजह से ऑप्टिक डिस्क पे स्वेलिंग आ रही थी, ऑप्टिक डिस्क का एडीमा हो रहा था। लेकिन ऑप्टिक न्यूराइटिस में ऑप्टिक नर्व की इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, और ये ऑप्टिक नर्व के कोर्स जहाँ से ऑप्टिक डिस्क से लेके ऑप्टिक क्याज़्मा तक कहीं भी इन्फ्लेमेशन जो है ना ये अक्कर हो सकती है। अब देख लेते हैं कॉजेज़ क्या क्या होते हैं ऑप्टिक नर्व की इन्फ्लेमेशन के। तो मोस्ट कॉमन आपने याद रखना है डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर होता है। ठीक है, आपको पता है कि नर्व्स जो होती हैं, नर्व फाइबर्स, उनको एक माइलिन की शीथ ने कवर किया होता है। ठीक है, तो कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं कि जिसमें बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम जो है ना इस माइलिन शीथ के अगेंस्ट वर्क करना शुरू कर देता है, और इस माइलिन शीथ को पहले माइलिन शीथ की इन्फ्लेमेशन होती है और फिर इस माइलिन शीथ को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस, ऐसी ऑटो इम्यून कंडीशंस जिसमें माइलिन शीथ है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है और फिर बाद में वो माइलिन शीथ की डिस्ट्रक्शन होती है, उनको कहते हैं डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स। तो आई के कॉन्टेक्स्ट में थ्री मेन जो है ना वो ऐसे डिसऑर्डर्स हैं। पहला होता है आइसोलेटेड ऑप्टिक न्यूराइटिस। आइसोलेटेड ऑप्टिक न्यूराइटिस में आपने याद रखना है कि सिर्फ ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व होती है। ठीक है, कोई ब्रेन, कोई स्पाइनल कॉर्ड और कोई नर्व इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ जो है ना ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है। यानी कि ऑप्टिक नर्व की सिर्फ डीमाइलिनेशन होती है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉज है ना ये आपने याद रखनी है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ऑप्टिक नर्व, ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है कि ब्रेन भी, स्पाइनल कॉर्ड भी और ऑप्टिक नर्व, इन तीनों चीज़ों की जो है ना इन तीनों जगहों पे जो नर्व फाइबर्स होते हैं उनकी डीमाइलिनेशन होना शुरू हो जाती है, उसकी नर्व शीथ जो माइलिन शीथ जो है ना डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है ऑप्टिक न्यूराइटिस का, ये आपने याद रखना है। और तीसरी डिजीज़ होती है न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका, NMO या डेविक्स डिजीज़ भी इसे कहते हैं। इसमें आपने याद रखना है कि स्पाइनल कॉर्ड और ऑप्टिक नर्व तो इन्वॉल्व होते हैं लेकिन ब्रेन जो है ना वो स्पेयर हो जाता है, ब्रेन में जो नर्व फाइबर्स है ना वो इन्वॉल्व नहीं होते इसमें, न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका या डेविक्स डिजीज़ में। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज आ गई डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स। इसके अलावा और कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें ऑप्टिक नर्व की इन्फ्लेमेशन हो सकती है? तो इन्फेक्शन में हो सकती है। इन्फेक्शन वायरल भी हो सकता है जैसे वेरिसेला जोस्टर वायरस, VZV, या बैक्टीरियल भी हो सकता है। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है जैसे कि सिफिलिस है या लाइम्स डिजीज़ है या कैट स्क्रैच है। ठीक है, लाइम्स डिजीज़ या कैट स्क्रैच फीवर है, इसमें जो है ना हमारे पास ऑप्टिक नर्व की इन्फ्लेमेशन हो सकती है इन्फेक्शंस में। इसके अलावा पैरा इन्फेक्शस कंडीशंस जैसे कि मम्प्स, मीजल्स या चिकन पॉक्स हैं, इन कंडीशंस में भी ऑप्टिक नर्व की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसके अलावा कंटेजियस इन्फ्लेमेशंस, मिसाल के तौर पे ऑर्बिट, मेनिंजेस या जो है साइनसेस, उनकी कोई इन्फ्लेमेशन हो तो वो स्प्रेड होकर ऑप्टिक नर्व को इन्वॉल्व कर सकती है और ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज कर सकती है। इंट्राओक्यूलर इन्फ्लेमेशंस में यूवियाइटिस या एंडोफ्थेल्माइटिस जो है ना कि यूवियल ट्रैक्ट का या जो एंडोफ्थेल्माइटिस है, इन इंटरनल आईबॉल स्ट्रक्चर्स की कोई इन्फ्लेमेशन है तो वो भी हमारे पास जो है ना स्प्रेड होके ऑप्टिक नर्व को इन्वॉल्व करके ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज कर सकती है। या ऑटो इम्यून डिजीज़ कुछ होती हैं जैसे SLE है, सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस या सिस्टेमिक पोलीआर्थराइटिस, इन कंडीशंस में भी इन्फ्लेमेशन होती है और ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व हो सकती है। तो इन सब कंडीशंस में से सबसे इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है ये डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स हैं, और डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स में से भी मोस्ट कॉमन जो है ना वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, MS। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस। तो आपने याद रखना है 3 टाइप्स होते हैं ऑप्टिक न्यूराइटिस के। सबसे पहला है पेपिलाइटिस। पेपिलाइटिस कहते हैं कि सिर्फ ऑप्टिक डिस्क यानी कि ऑप्टिक नर्व हेड जो है, ऑप्टिक डिस्क जो है, सिर्फ उसकी इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक है, उसको कहते हैं पेपिलाइटिस। पेपिलाइटिस में हमारे पास क्या कैसे फीचर्स होते हैं कि जो ऑप्टिक डिस्क होती है उसके मार्जिन्स ब्लर्ड हो जाते हैं और उस डिस्क का हाइप्रीमिया हो जाता है, रेडनेस हो जाती है डिस्क की। और पेपिलाइटिस एडल्ट्स में और यंग में कॉमन होता है।
तो पेपिलाइटिस होता है सिर्फ ऑप्टिक डिस्क की इन्फ्लेमेशन। इसके बाद दूसरी टाइप होती है न्यूरोरेटिनाइटिस। न्यूरोरेटिनाइटिस कहते हैं कि पेपिलाइटिस भी होगा, यानी कि ऑप्टिक डिस्क की इन्फ्लेमेशन भी होगी और साथ में रेटिनल इन्वॉल्वमेंट भी होगी। रेटिनल इन्वॉल्वमेंट का क्या मतलब है कि जो रेटिनल नर्व फाइबर लेयर होती है, जो रेटिना की नर्व फाइबर लेयर है, उसकी भी इन्वॉल्वमेंट, उसकी भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ठीक है, ऑप्टिक डिस्क की भी इन्फ्लेमेशन होगी और साथ में रेटिनल नर्व फाइबर लेयर की भी इन्फ्लेमेशन होगी। और रेटिनल नर्व फाइबर जब इन्वॉल्व करेगी तो मैक्यूला जो होता है, जो सेंट्रल डिप्रेस्ड पार्ट होता है रेटिना का, उसमें जो है ना ऐसे इन्फ्लेमेशन की वजह से, अब रेटिनल इन्वॉल्वमेंट, रेटिनल नर्व फाइबर लेयर की इन्फ्लेमेशन है तो मैक्यूला वाले एरिया में ऐसे एक्सुडेट्स जो है ना वो बनने लग जाएंगे एडीमा की वजह से। तो मैक्यूला के अराउंड ऐसे ना एक स्टार शेप सी कन्फिग्रेशन बना लेंगे एक्सुडेट्स। एक्सुडेट्स होते हैं लिपिड्स जो एक्यूमुलेट कर जाते हैं, तो ऐसे स्टार शेप्ड जो है ना वो कन्फिग्रेशन बनाएंगे जिसको कहते हैं मैक्यूलर स्टार। तो आपने ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि मैक्यूलर स्टार जो है ना वो न्यूरोरेटिनाइटिस के केस में बनता है। और ये न्यूरोरेटिनाइटिस जो है ना ये लीस्ट कॉमन टाइप होती है ऑप्टिक न्यूराइटिस की। इसके बाद तीसरी टाइप होती है रेट्रोबल्बार ऑप्टिक न्यूराइटिस। रेट्रोबल्बार ऑप्टिक न्यूराइटिस का क्या मतलब है कि ऑप्टिक डिस्क नॉर्मल है, लेकिन जो इंट्रा ऑर्बिटल पार्ट है ना ऑप्टिक नर्व का, जब मैंने आपको एनाटॉमी पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला इंट्रा ऑक्यूलर पार्ट होता है, फिर इंट्रा ऑर्बिटल पार्ट होता है, फिर इंट्रा कैनेलिकुलर पार्ट और फिर इंट्रा क्रेनियल पार्ट होता है। ठीक है, तो जो इंट्रा ऑर्बिटल पार्ट है, जो ऑर्बिट में पार्ट होता है ऑप्टिक नर्व का, उसकी इन्फ्लेमेशन है ये। ऑप्टिक डिस्क को कोई मसला नहीं होता, ये नॉर्मली रहती है। और इसमें एमसीक्यूज के लिहाज से ये बात याद रखें कि जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस मैंने आपको कॉज बताई ऑप्टिक न्यूराइटिस की, वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस एसोसिएट होती है इस रेट्रोबल्बार न्यूराइटिस के साथ। मल्टीपल स्क्लेरोसिस रेट्रोबल्बार ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज करती है। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। और ये आपने याद रखना है यंग एडल्ट्स में ज़्यादा कॉमन होती है रेट्रोबल्बार ऑप्टिक न्यूराइटिस। तो 3 हमने टाइप्स पढ़ी। पेपिलाइटिस सिर्फ ऑप्टिक डिस्क की इन्फ्लेमेशन, न्यूरोरेटिनाइटिस पेपिलाइटिस भी होगा, साथ रेटिनल इन्वॉल्वमेंट भी होगी और मैक्यूलर स्टार बनेगा। रेट्रोबल्बार ऑप्टिक न्यूराइटिस में ऑप्टिक डिस्क नॉर्मल है लेकिन ऑर्बिटल पार्ट जो है ना ऑप्टिक नर्व का, उसकी इन्फ्लेमेशन है और ये एमएस के साथ एसोसिएटेड है। सिम्टम्स क्या होंगे ऑप्टिक न्यूराइटिस के कि एक्यूट या सब एक्यूट मोनोक्यूलर विजुअल लॉस होगा। और ये विजुअल लॉस आपने याद रखना है कि जो मीन एज होती है इस विजुअल लॉस की वो होती है 30 ईयर्स। ठीक है, 20 से 50 साल की उम्र में हो सकता है, पर 30 ईयर्स जो है ना मीन एज है। और पेन या डिस्कम्फर्ट जो है ना इसमें प्रेजेंट होती है, पेपिलाइटिस के केस में कम होती है, जबकि ये न्यूरोरेटिनाइटिस के केस में मोर पेन होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और फॉस्फीन्स कुछ पेशेंट्स को परसीव हो सकती हैं। फॉस्फीन्स किसे कहते हैं कि जब आई बॉल को प्रेस करेंगे, ठीक है, आई बॉल पे प्रेशर डालेंगे तो उसकी वजह से वाइट या कलरफुल जो है ना फ्लैशेस या स्पार्कल्स, ऐसी कलरफुल सी रोशनियां नज़र आएंगी पेशेंट को, उनको कहते हैं फॉस्फीन्स। तो ये 4 आपने सिम्टम्स याद रखने हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो साइंस जो हैं ऑप्टिक न्यूराइटिस के वो क्या क्या हमें नज़र आते हैं जब एग्जामिनेशन करेंगे। तो विजुअल जो जितने भी जो फंक्शंस होते हैं ऑप्टिक नर्व के, वो सारे फंक्शंस जो है ना वो ख़राब हो जाएंगे। जैसे विजुअल एक्यूटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, कलर विजन भी मार्कली रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा कंट्रास्ट सेंसिटिविटी इम्पेयर्ड हो जाएगी, रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट प्रेजेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑप्टिक नर्व के डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करने के लिए। ये रैप-डी जो होता है, रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट, इसका क्या मतलब है कि नॉर्मली के जो होता है ना ऐसे अगर लाइट डालें प्यूपल्स पे तो प्यूपल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, लेकिन रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट जब रैप-डी प्रेजेंट होता है उसका मतलब है कि जब हम लाइट डालेंगे प्यूपल्स पे तो वो कंस्ट्रिक्ट करने की बजाय डायलेट कर जाएंगे, तो इसको कहते हैं रैप-डी प्रेजेंट है। तो ये ऑप्टिक नर्व का अगर मसला हो तो ये रैप-डी प्रेजेंट होता है। इसके बाद ग्लोब में टेंडरनेस और पेन होगी। ठीक है, फंडस एग्जाम करेंगे तो ये पेपिलाइटिस के केस में ऑप्टिक डिस्क, मैंने आपको पहले ही बताया पेपिलाइटिस कहते हैं ऑप्टिक डिस्क की इन्फ्लेमेशन को, तो ऑप्टिक डिस्क स्वोलन या हाइपरेमिक होगी और रेटिनल वेन्स टॉर्चस होंगी। ठीक है, डायलेटेड सी और डिस्टॉर्टेड सी रेटिनल वेन्स होंगी और स्प्लिंटर हैमरेजेस प्रेजेंट होंगे इन्फ्लेमेशन की वजह से। और इन्फ्लेमेशन हो रही है तो विट्रियस ह्यूमर जो है उसमें भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे। ठीक है, न्यूरोरेटिनाइटिस में डिस्क फाइंडिंग सारी सेम होती हैं जैसे पेपिलाइटिस में मैंने आपको बताया कि स्वोलन ऑप्टिक डिस्क होगी, रेटिनल वेन्स जो हैं वो डायलेटेड टॉर्चस होंगी
और स्प्लिंटर हैमरेजेस प्रेजेंट होंगे और विट्रियस में इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगे। एक टिपिकल फाइंडिंग जो न्यूरोरेटिनाइटिस में होती है ना, वो होती है मैक्यूलर स्टार, मैक्यूलर एडिमा और एक्सुडेट्स होंगे, इसके साथ मैक्यूलर स्टार प्रेजेंट होगा। ये बात आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के लिहाज से कि मैक्यूलर स्टार जो है ना ये एसोसिएटेड है विद न्यूरोरेटिनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑप्टिक डिस्क प्लस रेटिनल नर्व फाइबर लेयर इन्फ्लेमेशन। इसके बाद रेट्रोबल्बार न्यूराइटिस में फंडस जो है ना बिल्कुल नॉर्मल होगा, कोई उसमें चेंजेस नहीं आते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑप्टिक डिस्क इन्वॉल्व ही नहीं होती, ये इंट्रा ऑर्बिटल पार्ट की इन्फ्लेमेशन होती है रेट्रोबल्बार न्यूराइटिस, और ये एमएस के साथ एसोसिएटेड होता है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी करेंगे, तो जितने भी मैंने आपको कॉजेज़ बताए उन कॉजेज़ को रूल आउट करने के लिए जो है ना हम इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस विजुअल फील्ड कन्फ्रंटेशन, विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स को चेक करने के लिए हम कन्फ्रंटेशन टेस्ट करेंगे, विजुअल फील्ड कन्फ्रंटेशन टेस्ट। तो उसमें हमें सेंट्रल और सेंट्रोसीकल स्कोटोमा नज़र आएगा, ठीक है। स्कोटोमा कहते हैं कि ब्लड जो है ना एक विजुअल फील्ड है किसी पेशेंट की। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को एक आंख में से ये उसकी ये इस रेक्टेंगल जितनी विजुअल फील्ड है, तो स्कोटोमा कहते हैं कि किसी रीजन में ना ब्लड विजन है। सेंट्रल स्कोटोमा का मतलब है कि एक पर्सन को इतना नज़र आ रहा है, तो ये दरमियान से सेंट्रल वाले रीजन में जो है ना इतना सा ब्लर होगा, ठीक है, उसको कहते हैं सेंट्रल स्कोटोमा। सेंट्रल सीकल स्कोटोमा कहते हैं कि सेंटर से और सेंटर और ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट आपको पता है वो एरिया होता है जहाँ ऑप्टिक डिस्क वाला जो रीजन होता है, आपको पता है उधर रेटिना नहीं होता, रेटिना की लेयर्स नहीं होती। तो ऑप्टिक डिस्क वाले रीजन के साथ जो उस ऑप्टिक डिस्क वाले रीजन की वजह से जो विजुअल फील्ड बन रही होती है ना, तो वो हमें एक ब्लाइंड स्पॉट नज़र आएगा, उधर से कुछ नहीं नज़र आएगा। तो ये थोड़ा सा ना सेंटर से लैटरली प्रेजेंट होता है। तो ब्लाइंड स्पॉट और सेंटर के दरमियान में वाले रीजन में अगर इस जगह पे जो है ना ब्लड विजन हो, तो इसको कहते हैं सेंट्रोसीकल स्कोटोमा। सेंटर और ब्लाइंड स्पॉट के दरमियान में, सेंटर में ब्लड विजन का एक रीजन हो तो उसको सेंट्रल स्कोटोमा कह देते हैं। तो विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स जब हम चेक करेंगे तो हमें सेंट्रल या सेंट्रोसीकल स्कोटोमा नज़र आएगा। विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल करेंगे तो ये भी अब नॉर्मल होगा। ये विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल क्या होता है कि ये हमें बताता है कि रेटिना के स्टिमुलेट होने की वजह से ब्रेन कितना स्टिमुलेट हुआ है, ठीक है, कि रेटिना की स्टिमुलेशन हुई है तो ब्रेन की एक्टिविटी, ब्रेन में क्या एक्टिविटी आई है, ब्रेन में कितनी स्टिमुलेशन आई है, इसको शो करने के लिए जो टेस्ट होता है ना वो होता है विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल। अब जाहिर सी बात है कि ऑप्टिक जो रेटिना और ब्रेन का जो लिंक है आपस में, जो जिससे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं ये दोनों चीज़ें, वो है ऑप्टिक नर्व। अब ऑप्टिक नर्व की ही इन्फ्लेमेशन हो गई है तो हम रेटिना को जितना मर्जी स्टिमुलेट करी जाएंगे ब्रेन को असर ही नहीं पड़ेगा, तो इससे विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल एबनॉर्मल हो जाएगा। एमआरआई ब्रेन करेंगे हम एमएस को रूल आउट करने के लिए, या एमएस को मल्टीपल स्क्लेरोसिस को डायग्नोज करने। तो एमएस के केस में जो है ना एमआरआई जब ब्रेन की करेंगे तो हमें करेक्टरिस्टिक वाइट मैटर लीजन्स नज़र आएंगे। वाइट मैटर लीजन्स होंगे इन द पैरावेंट्रिकुलर एरिया, जो वेंट्रिकुलर सिस्टम है ना उसके साथ साथ वाइट मैटर में जो लीजन्स हमें नज़र आएंगे। पैरावेंट्रिकुलर एरिया में वाइट मैटर लीजन्स होंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, और ये हमें एमआरआई ब्रेन पे विजिबल होंगे। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन को डायग्नोज करने के लिए ब्लड सीपी और ईएसआर करेंगे, सिफिलिस के लिए सेरोलॉजिकल टेस्टिंग करेंगे, और लंबार पंक्चर करेंगे सीएसएफ एग्जामिनेशन के लिए। सीएसएफ की जब प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगर हमें ओलिगोक्लोनल बैंड्स नज़र आएँ, ठीक है, ओलिगोक्लोनल बैंड्स, तो इसका मतलब है कि ये एमएस है, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में जब हम सीएसएफ की प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे तो उसमें हमें ओलिगोक्लोनल बैंड्स नज़र आएंगे। ओलिगोक्लोनल बैंड्स का क्या मतलब है कि मल्टीपल बैंड्स होंगे, मल्टीपल क्लोन्स होंगे प्लाज्मा सेल्स के जो इम्यूनोग्लोबुलिन बना रहे हैं। अब इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स होते हैं, तो हमें सीएसएफ में ऐसे नीचे जो है ना ट्यूब में प्रोटीन्स नज़र आएंगे जिनको ओलिगोक्लोनल बैंड्स कहते हैं। तो इसके बाद ये सारी इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे कॉजेज़ को रूल आउट करने के लिए और अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए। ट्रीटमेंट जो है क्या होगी, अंडरलाइंग कॉज पे डिपेंड करती है। तो अगर एमआरआई हमें शो करे
के वाइट मैटर लीजन्स हैं पैरावेंट्रिकुलर एरिया में और लंबार पंक्चर करके हमें सीएसएफ प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस ओलिगोक्लोनल बैंड शो करे, यानी कि हमारी डायग्नोसिस कंफर्म हो गया कि एमएस है, क्योंकि एमएस मेन कॉज है ऑप्टिक न्यूराइटिस का। तो अगर एमएस हमें पता लग जाता है कि एमएस है तो उसके लिए हमने ट्रीटमेंट क्या देनी है, स्टेरॉयड देने हैं। आईवी मेथिल प्रेडनिसोलोन देना है 3 दिनों के लिए फॉर 3 डेज, और उसके बाद ओरल प्रेडनिसोलोन पे कंटिन्यू करना है, ठीक है। आईवी मेथिल प्रेडनिसोलोन सोडियम सक्सिनेट देना है 3 दिनों के लिए और फिर फॉलोड बाय ओरल प्रेडनिसोलोन। तो इससे ये स्टेरॉयड क्या करेंगे, जो इन्फ्लेमेशन हुई हुई है ऑप्टिक नर्व की उस इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे। इसके बाद इंट्रामस्कुलर इंटरफेरॉन बीटा देंगे। इंटरफेरॉन बीटा जो है ना, ये इम्यूनोसप्रेसेंट है, ठीक है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस आपको पता है ऑटो इम्यून कंडीशन है कि ब्रेन का अपना इम्यून सिस्टम नर्व्स की माइलिन शीथ के खिलाफ काम करके उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो इंटरफेरॉन बीटा क्या करेगा कि इम्यून सिस्टम को ही सप्रेस कर देगा। तो इम्यून सिस्टम सप्रेस होने की वजह से जो है ना हमारे वो ट्रीट हो जाएगा। तो इंटरफेरॉन बीटा देंगे इम्यूनोसप्रेशन के लिए, और इसके अलावा विटामिन B1, B6 और B12 देंगे, ठीक है। ये विटामिन जो है ना, ये विटामिन हम क्यों देंगे, क्योंकि इन विटामिन से न्यूरोट्रोपिक इनका इफेक्ट होता है कि ये नर्व फाइबर लेयर जो डीजनरेट हो चुकी है उसको रीजनरेट करते हैं। न्यूरोट्रोपिक इफेक्ट और डिटॉक्सिकेटिंग एजेंट का काम करते हैं कि जो डिटॉक्सिफाइंग प्रोडक्ट्स होती हैं उनको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये नर्व फाइबर लेयर को रीजनरेट करते हैं ये विटामिन। तो इसके बाद देख लेते हैं कि एमसीक्यूज किस तरह से आ सकता है इस टॉपिक में से। तो सबसे पहला एमसीक्यू देखें कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेपिलाइटिस। तो पेपिलाइटिस ऑप्टिक न्यूराइटिस की एक टाइप है। तो मैंने आपको बताया था कि मोस्ट कॉमन कॉज जो है ना वो एमएस होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके बाद दूसरी है मिडिल एज्ड मैन कंप्लेन कर रहा है कि उसको ट्रांजिएंट ब्लरिंग ऑफ विजन है इनिशियली विच प्रोग्रेस टू प्रोफाउंड विजुअल लॉस। तो लैक ऑफ सस्टेन्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपल्स हैं कि यानी कि लाइट डाली है प्यूपल कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे, यानी रैप्डी प्रेजेंट है। तो रैप्डी प्रेजेंट जब होता है तो मैंने आपको बताया था ऑप्टिक न्यूराइटिस की तरफ जाना है। तो बट नथिंग सिग्निफिकेंट वॉज सीन ऑन ऑप्टिक डिस्क एग्जाम, यानी कि ऑप्टिक डिस्क एग्जाम किया तो ऑप्टिक डिस्क नॉर्मल है। तो ऑप्टिक डिस्क नॉर्मल सिर्फ एक कंडीशन में होती है, उसको कहते हैं रेट्रोबल्बार न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ, तो ऑप्टिक नर्व की इन्फ्लेमेशन होती है। 30-year-old फीमेल प्रेजेंट हो रही है विद डिक्रीज्ड विजन इन राइट आई। एग्जाम किया तो एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट है, स्वोलन ऑप्टिक डिस्क है। तो लाइकली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या होगा, ऑप्टिक न्यूराइटिस डायग्नोसिस होगा और उसको हम ट्रीट करते हैं विद स्टेरॉइड्स। इसके बाद 52-year-old पेशेंट केम टू ओपीडी विद सीवियर न्यूरोलॉजिकल और आई डिसऑर्डर के साथ आ रहा है। उसको डायग्नोज किया ऑप्टिक न्यूराइटिस का। टेस्ट किस टेस्ट से हम कंफर्म कर सकते हैं डायग्नोसिस, तो आपको मैंने बताया कि ज़्यादातर केसेस जो होते हैं वो एमएस की वजह से हो रहे होते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से। तो उसको कंफर्म करने के लिए इन सारे ऑप्शंस में से मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है एमआरआई।